हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 23 जुलाई 2021 का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के डाटा पॉइंट सेक्शन में जो हम बात करेंगे वो वैक्सीनेशन के लेवल को लेकर करेंगे। वैक्सीनेशन का जो स्तर है वो जो कंट्रीज़ हैं उनके इनकम लेवल के आधार पर इसमें बात की गई है कि जो कंट्रीज़ हैं, लो इनकम ग्रुप जो कंट्रीज़ हैं उनमें वैक्सीनेशन का जो लेवल है वो काफ़ी कम है, और जो हाई लेवल इनकम ग्रुप है और अपर हाई लेवल इनकम ग्रुप है उनमें वैक्सीनेशन का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है। जैसे कि हाई लेवल ग्रुप में आप देखेंगे तो 30% तक जो वैक्सीनेशन है वो फर्स्ट डोज का हो चुका है। इसके अलावा अपर हायर लेवल में अगर आप देखेंगे तो इसमें 80% जो वैक्सीनेशन है फर्स्ट डोज का हो रखा है। ऐसी जो एक डाटा है वो अभी निकल कर आया है। और आप देखेंगे कि जो अफ्रीका जो जिसमें 27 देश उसके लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं, उसमें से जो 23 देश हैं, 23 कंट्रीज़ में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो वैक्सीनेशन का परसेंटेज बहुत ही कम है। तो इस प्रकार ये डाटा भी देखने को मिला है, जहाँ पे भी जो डाटा 5% से भी कम जो रेशियो है वो प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है कि जो लोअर इनकम ग्रुप हैं उनमें जो इस प्रकार जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ही लो लेवल पर अभी हो रहा है, और इसे कॉपरेशन के ज़रिए बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो हर कंट्री है वो वैक्सीनेट हो सके। तो इसमें आप देखेंगे जो मेनली साउथ अफ्रीका है और जो ट्यूनीशिया है उनमें ही काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है इस कंट्री के हिसाब से, जिसमें 7.6% का वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज का हुआ है और 13.5% जो वैक्सीनेशन है वो फर्स्ट डोज का हुआ है ट्यूनीशिया में। इसके अलावा नाइजीरिया और जो यूथोपिया हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है, और इसके विपरीत वहाँ पर जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 1.2% नाइजीरिया में हुआ है और 1.9% जो है वो यूथोपिया में हुआ है। इस प्रकार यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से जो वैक्सीनेशन हुआ है वो बहुत ही कम है। और चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एक राज्य है जहाँ पर 370 केसेस पर डे के हिसाब से वहाँ पर आए थे कोविड के। और जो बुर्किना है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तादाद में केसेस आए थे। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो माली है वहाँ पर 260 केस पर डे के हिसाब से वहाँ पर जो केसेस हैं वो आए थे, लेकिन उसने उसके अकॉर्डिंगली जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस वहाँ पे चलना चाहिए था, वैक्सीनेशन का ड्राइव वहाँ पर चलना चाहिए था, वो वैक्सीनेशन का ड्राइव उस तरीके से वहाँ पर फॉलो नहीं हुआ है। और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वलिटी है वो वहाँ पर देखने को आप मिलेगी। देखो, आप वैक्सीनेशन का अगर प्रोसेस आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो जो साउथ अफ्रीका है या पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम वहाँ बात करें तो वहाँ पर जो वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। तो जिस प्रकार यह एरिया यहाँ पर दिखाया गया है, 5% से भी कम जो पॉपुलेशन है वहाँ पर अभी उनको वैक्सीनेशन किया गया है। 0.1% का डाटा इसमें यहाँ पे दिखाया गया है चार्ट में। और जो बुर्किना है वहाँ पर 8.3% ही यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो लो इनकम ग्रुप है जहाँ पर इनकम का काफ़ी प्रॉब्लम है, साउथ अफ्रीका में काफ़ी इशू अभी चल रहा था, तो उस वहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो काफ़ी कम हुआ है। और 27% जो ग्लोबली है पॉपुलेशन को आप देखेंगे तो उन्होंने जो वैक्सीनेशन है वो अभी ले लिया है। उसके विपरीत जो साउथ अफ्रीका है उसमें ओनली 3.13% जो पॉपुलेशन है उन्होंने अभी वैक्सीनेशन लिया है। तो इस प्रकार का डिफरेंस साउथ अफ्रीका में और जो पूरा वर्ल्ड है उसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट की जो अवेलेबिलिटी है वो भी साउथ अफ्रीका में अभी काफ़ी होने लगी है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो केसेस हैं वो नॉर्मल के साथ में डेल्टा के भी आने लगे हैं, और 119 से लेकर 134% तक का जो बढ़ोतरी है वो वहाँ पर अभी देखने को मिला है।
तो इस प्रकार से डेल्टा वेरिएंट के केसेस में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड अगर इसकी स्थिति देखें तो इधर ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी ज़्यादा है, अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा है। अफ्रीका की बात करें तो जो अल्जीरिया है वहाँ पर 134% जो वहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, और बोत्सवाना में 119% वहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो साउथ अफ्रीका है उसमें मेनली जो वैक्सीन देने का काम है वो बहुत ही लो लेवल पर हो रहा है, जबकि वहाँ पर जो केसेस हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट के केसेस भी वहाँ पर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर जो बात कही गई है वो इनकम लेवल के ऊपर ये डाटा बेस है। उसमें बताया गया है कि जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है, उनमें जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ही कम हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10% के करीबन किसी कंट्री में वैक्सीनेशन हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। इसके अलावा जो अपर मिडिल ग्रुप हैं उसमें कई देश हैं जिनमें 60% तक का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है। इसके अलावा जो हाई लेवल इनकम ग्रुप हैं उनमें ही वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से हो पाया है। और इस प्रकार इनकम पे जो बेस है कंट्री उसमें डाटा रिलेट करके प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो जाम्बिया है वहाँ पर जो डेल्टा वेरिएंट का जो शेयर है वो 100% भी देखने को मिला है। बोत्सवाना में है वो 80% देखने को मिला है। टोटल केसेस मतलब जाम्बिया में अभी तो जो केसेस आ रहे हैं मई 31, 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो 100% डेल्टा वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति साउथ अफ्रीका में देखने को मिल रही है, जहाँ पर इनकम काफ़ी कम है। और ये डाटा अगर हम अपनी कंट्री से रिलेट करें तो हमें एक ये अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए पैदा करता है, क्योंकि अभी जो इनकम का लेवल है वो हमारे देश में भी काफ़ी कम है। और ऐसी स्थिति में अगर हम देखें कि इनकम लेवल लो है और वैक्सीनेशन का प्रोसेस अगर टाइम से अगर पूरा नहीं किया गया तो इस प्रकार की स्थिति हमारे देश में भी बन सकती है। और वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पर जो सरकार के द्वारा ड्राइव चलाया जा रहा है फ्री का, उसके कारण इस ड्राइव को काफ़ी मजबूती मिली है, और इसी वजह से ये वैक्सीनेशन का ड्राइव सक्सेसफुली हमारे देश में चल रहा है। तो इस प्रकार का डाटा आज डाटा पॉइंट में प्रदर्शित किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं पहले एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपना मंत्रिमंडल में विस्तार किया था, और उस मंत्रिमंडल विस्तार में उन्होंने एक नई मिनिस्ट्री के फॉर्मेशन की घोषणा की थी, जिसे कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कहा गया था। शुरुआत में इसका जो चार्ज है वो मिस्टर अमित शाह को दिया गया था, जो कि जो स्टेट्स हैं और उसमें आपसी जो कॉपरेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए, और जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का उसको और भी मजबूत करने के लिए ये मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन किया गया है। तो उसी कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है, और ये बताया गया है कि किस प्रकार जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो एक स्टेट का कंसर्न है, और स्टेट सब्जेक्ट होने के साथ में जो स्टेट का जो डिस्कशन है इस सब्जेक्ट के ऊपर वो सेंटर के द्वारा नहीं फुलफिल किया जा सकता, और स्टेट के द्वारा ही इसमें जो रूल्स रेगुलेशन है वो बनाए जा सकते हैं। जैसा कि जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे यहाँ पे लाया गया था वर्ष 2012 में, उसमें भी कई क्लॉज ऐसे थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड करने से मना किया था, और जो बात बताया था कि जो कई प्रावधान है इसमें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जैसे कि जो SC ST हैं उनकी सीट्स को प्रोवाइड करना, वुमेन हैं उनके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो टीम होती है वो जो डायरेक्टर्स होते हैं उसमें इनको इंक्लूड करना। तो इस प्रकार का जो क्लॉज था उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। तो इसी प्रकार जो Part 9 भी की स्थापना हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ही लेकर हुई थी। बेसिकली जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, संशोधन जो हुआ था हमारे संविधान में, उसमें यह कहा गया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का जो राइट है वो एक फंडामेंटल राइट इसे बना दिया गया था, और फंडामेंटल राइट होने के साथ साथ इसमें जो इस प्रकार के एडिशन करने को कहा गया था कि डायरेक्टर्स में जो हैं वो SC ST के कैंडिडेट होना ज़रूरी होगा, और जो वुमेन है और 2 वुमेन डायरेक्टर्स भी वहाँ पर होनी चाहिए डायरेक्टर्स में। तो इस प्रकार जो ये लेजिस्लेशन था इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, और
जो स्टेट का सब्जेक्ट होने के कारण जो सेंटर है वो इस प्रकार का डिसीजन वो नहीं दे सकता था। और जो गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस प्रकार का जो अमेंडमेंट था उसे इनवैलिड बताया था। तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर जो स्टेट का सब्जेक्ट होने के कारण जो इस प्रकार के कोऑपरेटिव वो जो सेक्टर हैं वो स्टेट के अंदर आते हैं। हालांकि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उस पर सेंटर का होल्ड रहना ठीक है, क्योंकि मल्टी स्टेट में दो स्टेट्स के बीच में ये स्थिति पैदा हो जाती है, और दो स्टेट्स के बीच में जब बात पैदा हो जाती है तो ऐसे में सेंटर का इंटरफेयर और सेंटर का डिसीजन ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वही डिसीजन सबको मानना चाहिए। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो पार्लियामेंट ने अपने अमेंडिंग पावर से जो ये इस प्रकार की जो अमेंडमेंट आती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में 50% जो स्टेट्स के द्वारा जो रेटिफिकेशन होता है उसके द्वारा इनको किया जाना चाहिए। और अगर इस कोई स्टेट सब्जेक्ट्स है उस पर अगर वो कोई भी लॉ बनाते हैं तो वो 50% जो स्टेट्स का उसमें लॉ होता है कि जो 50% राज्य हैं उनकी उसमें सहमति होनी चाहिए। तो इस उस रूल को फॉलो करते हुए इस प्रकार के रूल बनाए जाने चाहिए। और स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट को शामिल करते हुए इस स्टेट के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के रूल बनाए जाने चाहिए। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में तो काफ़ी पहले ही डाउनफॉल आ रहा है, जैसे कि जो आदर्श है और कई प्रकार के जो यूनाइटेड हैं, जो ये मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव हैं इनमें काफ़ी घपलाफी देखने को मिला है। काफ़ी जो लोग हैं उनका पैसा इनमें फंसा हुआ है। तो इस प्रकार की स्थिति ये देखने को मिलती है, जबकि ये मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ हैं जिनमें स्टेट का कोई भी पावर इनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ देखने को मिलती है कि मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर अगर सेंटर कार्य करे तो यहाँ पर यह इम्प्लीकेशन जो है वो बेटर वे में देखा जा सकता है। और इसी के साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाई गई है वो फेडरल प्रिंसिपल को अगर ध्यान में रखकर बनाई गई है, और इसमें फेडरल स्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने के लिए अगर कार्य किया जाता है तो ये और भी अच्छी बात रहेगी। जबकि यहाँ पर जो ऐसी जो डेमोक्रेटिक जो हमारी व्यवस्था है उसको यहाँ पर सोसाइटीज़ के द्वारा वो उसको और भी बढ़ावा देने की यहाँ पर जो ये कोशिश कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री फॉर्म करके जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने की है, अगर उसमें इसी प्रकार का सहयोग, आपसी सहयोग अगर स्टेट्स का देखने को मिले तो ये इस जो मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन है वो सफल हो पाएगा। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री फॉर्म करने से ही कोऑपरेटिव सेक्टर खाली इम्प्रूव नहीं होगा, उससे कोऑपरेटिव सेक्टर को स्टेट्स के लेवल पर डिस्कस करके स्टेट के लेवल पर उन्हें जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देकर ही इस सेक्टर को उभारा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में जो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग है NCERT, उसने SCERTs हैं जो स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उनको डायरेक्शन दिया है कि जो वो स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको तैयार करें, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें इस प्रकार का जो फ्रेमवर्क है वो बनाने की बात की गई थी। तो उसके अकॉर्डिंगली इस फ्रेमवर्क को तैयार करने की बात की गई है। तो उसके ऊपर ही इस आर्टिकल को आज बेस दिया गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो उसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो भी डायरेक्टिव दिए गए हैं सिर्फ उनको ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए, और जो करिकुलम है जो सिलेबस है उसको बनाते समय जो और चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही करिकुलम को बनाया जाना चाहिए। सिर्फ एक पॉलिसी में जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं सिर्फ उनको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। इकोनॉमिक और जो इकोनॉमिक, सोशल और जो फाइनेंशियल किसी प्रकार हर प्रकार के जो स्टेटस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। और जैसा कि अभी लैंग्वेज को देख के एक चीज़ चल रही है कि जो सभी जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें अपने जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनको शुरू कर रहे हैं। ऐसे में जो डाइवर्सिटी है अदर स्टूडेंट्स की, वो डाइवर्सिटी उनको नहीं मिल पाएगी, और अदर स्टूडेंट्स का जो
डिफरेंट अदर गुड कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो लेने में उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही अगर जैसे 12th तक की अगर पढ़ाई अगर हम रीजनल लैंग्वेज में करें या उसके अलावा जो हायर एजुकेशन है उसको भी अगर रीजनल लेवल में रीजनल लैंग्वेज में अगर हम करेंगे तो उसके बाद फर्दर जो स्टडी है या फर्दर जो वर्किंग है वो उसको करने में भी वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। जैसा कि अभी जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उन्होंने अभी इस बात को कहा था कि जो बीटेक का जो कोर्स है वो रीजनल लैंग्वेज में वो चलाना चाहते हैं। अब बीटेक का जो कोर्स है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स है। ऐसी स्थिति में बीटेक को अगर हम रीजनल लैंग्वेज में चलाएंगे तो फर्दर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका जुड़ाव है वो कम हो जाएगा और इस प्रकार इंग्लिश जो मेन लैंग्वेज है वर्ल्ड की उस लैंग्वेज से जो कनेक्टिविटी है वो इनकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस आर्टिकल में नहीं बताया गया है। इतना ही जो डायरेक्टिव है वो NCERTs और SCERTs के लिए दी गई है कि जो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी करिकुलम डिसाइड करेंगे उसमें कई अदर फैक्टर जो इंडिया को लेकर अभी चल रहे हैं और उनको भी ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अभी महामारी के समय में जो स्थिति एजुकेशन को लेकर पैदा हुई है, क्लासरूम एजुकेशन को लेकर पैदा हुई है, उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने की बजाय एक डिबेट के तौर पर पहले करिकुलम तैयार की जाए और उस पर डिबेट की जाए, उसके बाद में कोई फाइनल स्टेप उठाया जाए। तो इस प्रकार का जो एक डायरेक्टिव है वो इस आर्टिकल में दिया गया है और सजेशन के तौर पे कहा गया है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है सिर्फ उसको ही ध्यान में रखकर इसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो पेंडेमिक के समय में जो ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आए हैं उसको लेकर बात की गई है और उन चेंजेस को आप किस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके से उससे डील करना चाहिए, उन बातों को इसमें बताया गया है। जैसा कि अभी जो लोग हैं उनका इनकम लेवल लो हो गया है। इनकम लेवल लो होने के कारण जो हमारे देश में जो बराबरी वाला जो सिस्टम चलता है, लेवल इनकम लेवल के हिसाब से ही जो वर्किंग की स्टाइल डेवलप होती है उस स्टाइल को लेकर ही बात की गई है। और जो एक साइंटिफिक एस्पेक्ट भी इसमें दिया गया है कि जो क्रोनिक एंजाइटी हमारे शरीर में होते हैं उसके कारण जो कॉर्टिसोल नाम का जो प्राइमरी हार्मोन होता है जिसे प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, वो उसका जो सेक्रीशन है वो बढ़ जाता है और सेक्रीशन बढ़ने के साथ में अगर ये एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो जाए तो हार्ट अटैक और डिप्रेशन जैसी कई बीमारियां इसके द्वारा उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति बन जाती है कभी कभी एंजाइटी होने के केस में। तो इस प्रकार एक जो टेक्निकल और साइंटिफिक जो एस्पेक्ट है उसे भी यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार जो महामारी है उसमें बढ़ोतरी होने से या उस प्रकार की जो बीमारी है उसके द्वारा स्ट्रेस बढ़ोतरी होने से इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इससे निपटने के लिए जो लोग हैं उनको भी हिदायत दी गई है और जो सरकार है उसे भी हिदायत दी गई है कि इस प्रकार के डायरेक्शन में ही वो काम करे और माइंडलेस इन्वेस्टिंग जो है उसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि बिना रिटर्न के ऊपर जो है गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन कार्य नहीं करता है तो उसे एक तरफ छोड़ते हुए लोगों के भले के लिए और उनके जो आपसी प्यार है उन्हें बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि जो मनी मेकिंग मशीन है उसके तरह किसी पॉलिसी को नहीं लाना चाहिए। तभी ये जो एंजाइटी और जो पर्सनल प्रॉब्लम्स की जो स्थिति है वो पेंडेमिक के दौरान पैदा हुई है जिसे हम कर पाएंगे। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में बताई गई है। दोस्तों कल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उन्होंने लद्दाख में एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम जो है उसे डेवलप करने की वहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कि मंत्रिमंडल ने इसमें 1,44,000 रुपये से लेकर 2,18,000 रुपये तक के वेतनमान के साथ एक प्रबंध निदेशक का जो पद है उसमें उसकी भी इसमें मंजूरी दी गई है। इसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर इस बोर्ड में जो है निगम में एक लगाया जाएगा। निगम का अधिकृत शेयर कैपिटल 25 करोड़ रुपए का होगा और आवर्ती व्यय जो होगा वो 2.42 करोड़ प्रतिवर्ष होगा।
यह एक नया प्रतिष्ठान है। वर्तमान में नवगठित केंद्र शासित जो प्रदेश लद्दाख है उसमें ऐसा कोई संगठन नहीं है, जैसे कि इस जो यूनियन टेरिटरी में है वो डेवलपमेंट का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो पाएगा। और इस प्रकार ये जो निगम है वो उद्योग, पर्यटन, परिवहन, स्थानीय और हस्तशिल्प के उत्पादों के विपणन के लिए कार्य करेगा और लद्दाख के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। जो निगम की स्थापना से केंद्र शासित प्रदेश में एक समावेशी और एकीकृत विकास होगा, जिससे कि पूरी आबादी का सामाजिक आर्थिक विकास होगा और इन्हें फ़ायदा पहुंचेगा। और जो विकास का प्रभाव होगा वो बहुआयामी होगा। यह भविष्य में मानव संसाधनों के विकास के लिए बहुत ही उत्तम भूमिका अपनी निभाएगा। तो इस प्रकार से एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचे को लेकर जो ढांचा विकास निगम की यहाँ पे स्थापना लद्दाख में की गई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 था, उसके द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया था और लद्दाख में जो विधानसभा नहीं रखी गई थी, इसे वोलनसोल यूनियन टेरिटरी रखा गया था और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के साथ में यूनियन टेरिटरी इसे रखा गया था। और 21 अक्टूबर 2019 को यह अस्तित्व में आया था। जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 85 के तहत एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जो तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य की संपत्ति और देनदारियों के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच में इसका विभाजन कर देगी। जो इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर देगी, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं करने के जो क्षेत्र में आप देखेंगे, जो आंध्र प्रदेश में इस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, तो इसीलिए इस प्रकार की सलाहकार समिति का गठन किया गया है। और लद्दाख में इस प्रकार के जो एक बहुउद्देशीय ढांचा निगम की स्थापना अभी की गई है, जिससे निश्चय ही अगर ये सही डायरेक्शन में ये निगम कार्य करेगा तो लद्दाख का डेवलपमेंट हो पाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि लद्दाख एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और साथ ही जो हमारे देश का जो डिफेंस का एरिया भी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है। टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण इस प्रकार का डेवलपमेंट अगर वहाँ पे किया जाएगा तो टूरिस्ट वहाँ पर और भी आएंगे और वहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटस है लोगों का वो काफ़ी तैयार हो पाएगा, अच्छा हो पाएगा। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर जो इस प्रकार का निगम की स्थापना वहाँ पर की गई है। तो दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में सिर्फ इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास में हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो आपको नए वीडियोस हैं उनका अपडेट हाथों हाथ मिल जाएगा। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।